Alaikum everyone, welcome back. Today we are doing a lecture on prepositions, and it's my third time re-recording this lecture over and over again. There's bad luck, and then there's my luck with this lecture. I just keep recording it, and something keeps happening or mishap or anything. I don't know what it is. लेकिन without wasting your time, let's get back towards our discussion. अब मैंने बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस कर ली थी. I hope I repeated. सबसे पहले प्रेपोजिशंस की हमने टाइप डिस्कस करनी है. देयर आर फ्यू टाइप्स, हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में भी लिखी हुई हैं. वो सबसे पहले देयर सिंपल प्रेपोजिशन. इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड. जो वन वर्ड प्रेपोजिशन होती हैं जैसे कि ऑन, इन, एट एक्सेट्रा, ये अपॉन, इस टाइप की प्रेपोजिशंस और सिंपल प्रेपोजिशन. फिर आती है हमारे पास डबल प्रेपोजिशन. डबल में क्या होता है? बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स या टू प्रेपोजिशंस की कॉम्बिनेशन होती है. जैसे कि ऑन टू, इन टू एक्सेट्रा, ये वाले जो हैं ये डबल प्रेपोजिशंस हैं. इसके बाद कंपाउंड प्रेपोजिशन. कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है? इट इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ ए प्रीफिक्स एंड ए प्रेपोजिशन और वर्ब. यानी कि वर्ब या प्रेपोजिशन की जब कम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं ना, या प्रीफिक्स, तो वो कंपाउंड प्रेपोजिशन बनती है. जैसे ये अबव, अबाउट, अक्रॉस, इस टाइप की प्रेपोजिशंस आर कंपाउंड प्रेपोजिशन. फिर है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन. एज द वर्ड इज इंडिकेटिंग कि जब भी वी आर यूजिंग पार्टिसिपल एज ए प्रेपोजिशन, दैट इज़ बेसिकली ए पार्टिसिपल प्रेपोजिशन. अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी थी. जैसे एक तो ये कंसर्निंग, रिलेटिंग या कंसिडरिंग होते हैं वर्ड्स, वैसे ये पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ होते हैं. लेकिन अगर हम इनको प्रेपोजिशन में यूज़ करें, जैसे कि एग्जांपल है कंसिडरिंग द वेदर वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स. अब जो ये हमने एक नाउन फ्रेज से पहले प्रेपोजिशन लगा दी. जब भी आप नाउन से पहले या बाद में लगाते हो प्रेपोजिशन कोई भी वर्ड, तो दैट इज़ used as a preposition. It is basically showing us a relationship between a noun and another noun. तो यहाँ पे considering is not used as a participle, instead it's used as a preposition. उसके बाद phrasal prepositions होती हैं हमारे पास. phrasal क्या है? it is used in the form of a phrase. जैसे कि ये in addition to, along with, इस टाइप के जो words होते हैं ये भी preposition होती हैं. लेकिन कौन सी? phrasal. और अगर आपके पेपर में आ जाए और कोई भी सेंटेंस वो दें और उसमें इन एडिशन या अलॉन्ग विद को अंडरलाइन करें और लेट से पूछ लें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, तो यू हैव टू से दैट इट्स अ प्रेपोजिशन. अगर उन्होंने ऑप्शंस में ये दे दिए कंपाउंड है, पार्टिसिपल है या डबल है, तो यू हैव टू से इट्स अ फ्रेजल प्रेपोजिशन. उसके बाद वी हैव डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन. डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन क्या होती हैं? जैसे हम यूज़ करते हैं ए एंड ओ आर यूज्ड एज डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन. इसमें होता है कि जैसे एग्जांपल है 9 o'clock. अब ये बेसिकली ओ यहाँ पे क्या है? ये एक प्रेपोजिशन है. वी आर बेसिकली टेलिंग इट्स 9 ऑफ द क्लॉक. ठीक है, ये हमने यूज़ किया एज अ डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन. उसके बाद वी हैव डीटैच्ड प्रेपोजिशन. इसमें क्या होता है? दीज आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. कैसे? एग्जांपल, दिस इज द मैन ही वाज वर्किंग फॉर. अब ये सेंटेंस के एंड पे यूज़ हुई है तो इसको डीटैच कहते हैं. लेकिन अगर हम इसको मिडिल में या स्टार्ट में यूज़ कर लें फॉर को, जैसे कि ही, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ही वाज वर्किंग फॉर दिस मैन. ठीक है, तो ये फॉर बीच में आ गया, लेकिन अब ये डिटैच प्रेपोजिशन नहीं रहेगा, लेकिन है तो प्रेपोजिशन ही ना. हमें कैसे पता चला ये प्रेपोजिशन है? क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख दो कि ही वॉज वर्किंग फॉर दिस मैन. अब यहाँ पे फॉर जो है बेसिकली प्रेपोजिशन है. तो इसी तरह हमने इसको सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके देखा और हमें पता चल गया ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. यहाँ पे ये प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हुई है. अच्छा, लेट मी जस्ट टेल यू कि प्रेपोजिशन होती क्या है. व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन? हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? प्रेपोजिशन बेसिकली वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है विच इज़ बेसिकली यूज टू टेल अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन और एनी अदर वर्ड इन ए सेंटेंस. यानी कि ये एक रिलेशनशिप बताता है, शो करता है नाउन का प्रोनाउन या किसी और वर्ड के साथ सेंटेंस में. एंड इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कॉज या मैनर. ठीक है,
अब प्रेपोजिशन हमेशा आपने एक चीज़ और भी याद रखनी है, मोस्ट प्रोबेबली ये इट इज़ फॉलोड बाय ए नाउन। ये मैं आगे स्ट्रक्चर में बताती हूँ। उसके बाद ये मैं प्रेपोजिशन की ना वो हैं कि इन टर्म्स ऑफ, ये भी पीएमसी के सिलेबस में दे हैव आस्क्ड यू टू नो प्रेपोजिशन इन टर्म्स ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कॉज। सबसे पहले प्रेपोजिशन जो होती हैं प्लेस के लिए, प्लेस के बारे में, यानी कि हमने कहा ना प्रेपोजिशन बताती हैं अबाउट समथिंग, और रिलेशनशिप बताती हैं एक नाउन का लेट से दूसरे नाउन के साथ, या एक नाउन का किसी वर्ब के साथ, या नाउन का प्रोनाउन के साथ। ठीक है, नाउन का सेंटेंस में नाउन के साथ भी हो सकता है, दूसरे नाउन के साथ, नाउन का प्रोनाउन के साथ भी हो सकता है, या लेट से वर्ड के साथ भी हो सकता है, या किसी और वर्ड के साथ। उस रिलेशनशिप को बताने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। अब अगर प्लेस को बताना है हमने, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिसाइड, ये सारी प्रेपोजिशंस हमें प्लेस के बारे में बताती हैं। जैसे दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। अब व्हाट इज इट टेलिंग अस अबाउट? बुक और टेबल का रिलेशनशिप बता रही है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, और वो कहाँ पड़ी है, उसकी प्लेस बता रही है हमें। ठीक है, ये प्रेपोजिशन। उसके बाद है टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं एट, बाय, आफ्टर, ड्यूरिंग, एक्सेट्रा। ये वाले जो प्रेपोजिशन हैं दे आर यूज्ड टू टेल अस अबाउट द टाइम, रिलेशनशिप ऑफ टाइम। जैसे शी लेफ्ट आफ्टर डिनर, व्हेन डिड शी लीव? आफ्टर डिनर। तो वर्ब का, उसके जाने का डिनर टाइम के साथ। डिनर इज अ नाउन, लेफ्ट इज वर्ब। तो इन दोनों का रिलेशनशिप बताने के लिए we used a preposition, and that preposition is basically telling us about the time. जैसे होता है we are going to Murray during the summer vacations. तो summer vacations is a time period, and during is basically telling us the relationship between uh, where are we going and when are we going. तो time बता रहा है हमें। या she said, या I'll be here by midnight। तो by यूज़ करते हैं इस तरह। ये भी एक टाइम बता रहे हैं ना, मैं यहाँ पे कब तक हूँगा, by midnight I'll be here। फिर डायरेक्शन के बारे में बताने के लिए, मूवमेंट के बारे में बताने के लिए कौन से प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं? टू, इनटू, ऑनटू, थ्रू, टुवर्ड्स। ये सारे होते हैं डायरेक्शन के लिए। जैसे ही वॉक्ड इनटू द रूम। अब इनटू जो है ये बता रहे कहाँ पे वो गया, रूम के अंदर। ठीक है, आउट ऑफ द रूम अगर होता तो वो होता आउटसाइड वाली डायरेक्शन हमें बता रहा है। इसी तरह आगे हम चलते हैं तो कॉज या रीजनिंग के लिए अगर हम इसके लिए भी हम प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं। इसके लिए कौन से प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। अब जैसे एग्जांपल है द फ्लाइट वाज डिलेड बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ यूज़ हुआ है टू टेल अस अबाउट द स्टॉर्म, और ये एक एज अ प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है। अब आप कहोगे बिकॉज तो हम कंजंक्शन में भी पढ़ते थे, लेकिन वो अकेला बिकॉज होता है। जब भी उसके साथ वी यूज़ बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, देन वी आर बेसिकली यूजिंग इट एज ए preposition and not conjunction, coordinating conjunction and that sort of thing। तब हम इसको इसके तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा, एक प्रो टिप मैं आपको बताऊं जो आपको बहुत हैंडी आएगी टू आइडेंटिफाई prepositions in a sentence। वो क्या होती है? preposition is always या मोस्टली फॉलोड बाय अ नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद यानी कि नाउन या प्रोनाउन आता है। जैसे आप इसी सेंटेंस में अगर देख लो, अब आपको नहीं पता ये बिकॉज ऑफ कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उन्होंने अंडरलाइन करके पूछ लिया द फ्लाइट वाज डिलेड बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। अब इसके बाद ये स्टॉर्म क्या है? ये नाउन है ना, तो इसके बाद नाउन आया, यू कैन से कि ये एक प्रपोजिशन है, और ये रिलेशनशिप बता रहा है फ्लाइट का स्टॉर्म के साथ, कि फ़्लाइट डिले हुई है किस वजह से? स्टॉर्म की वजह से। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि preposition are basically used to tell us about a relationship between a noun or another noun or pronoun or verb or any other word in a sentence। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है। जैसे ये एग्जाम्पल है द कैट इज़ अंडर द बेड। अंडर हमारा preposition है, बेड क्या है? हमारा नाउन है। या हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि she is sitting beside me, let's say मेरे साथ बैठी। तो beside is our preposition, और this is a noun, pronoun,
तो इसके बाद ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप और भी ढेर सारी एग्जांपल्स बना के चेक भी कर सकते हैं कि वह प्रीपोजिशन के बाद यूजुअली हमारे पास प्रोनाउन या नाउन लगता है और इसको फिर हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक हो गया। you know we call it prepositional phrase। जैसे कि the cat is under the bed था ना, under the bed हमारा completely हो गया prepositional phrase। prepositional, ये phrase की टाइप भी हमें पता चल गई, phrase जिसमें noun और उससे पहले preposition आ जाए, that is basically prepositional phrase। अच्छा, तो ये मैंने आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन और टाइप्स प्रीपोजिशन की बता दी। अब हम आगे ये टाइम और प्लेस को आगे लेके चलते हैं कि ये किस किस जगह पर कैसे कैसे इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशंस लगती हैं। मैंने आपके सामने ट्रायंगुलर सा पिज़्ज़ा स्लाइस सॉर्ट ऑफ थिंग बनाई भी है, एक ट्रायंगल। इट्स नॉट एक्चुअली अ पिज़्ज़ा स्लाइस बट यू कैन इमेजिन इट एज अ पिज़्ज़ा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जैसे ये वाला जो हमारा एरिया है जहाँ मैंने इन, ये सबसे बड़ा एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो हम इसी तरह मूव डाउनवर्ड करेंगे कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। इन जो होता है वो उन टाइम्स, पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है जो बहुत बड़ी होती हैं। इसी तरह प्लेसेस भी बड़ा, सबसे बड़ा, उसके बाद ऑन लगता है थोड़े छोटे चीज़ों के साथ, और एट लगता है बिल्कुल ही स्पेसिफिक या और छोटी चीज़ों के साथ। तो इन, ऑन, एट, ये पैटर्न आपने याद रखना है, इन, ऑन, एट। अब पहले हम टाइम का डिस्कस करते हैं कि टाइम में किस तरह यूज़ होता है। सबसे पहले हमारे पास है सेंचुरीज, ठीक है। सबसे बड़ी टाइम पीरियड में चीज़ वी नो दैट सेंचुरीज होते हैं, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना सेंचुरीज। जैसे इसकी एग्जांपल है इन द 19th सेंचुरी। उसके बाद आते हैं डेकेड्स। डेकेड्स होते हैं जैसे हर 10 साल के बाद, मतलब जो पूरे 10 साल का पीरियड होता है उसको हम डेकेड्स कहते हैं। जैसे इन द 1990s, इन द 2000s, इन द 2020s। इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इन। फिर आते हैं ईयर, स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है, सिर्फ ईयर की, तो इन द 1994, इसके साथ भी इन लगाते हैं। फिर सीजन्स आ गए, इन द विंटर, इन द समर्स, इन द ऑटम या इन द स्प्रिंग्स, इनके साथ भी हमने लगाया इन। फिर आते हैं मंथ्स। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ मंथ की बात कर रहे हैं, अब किसी डेट ऑफ द मंथ की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं हम, बस जनरली मंथ कह रहे हैं, तो उसके साथ भी इन लगेगा। ये बड़े से छोटे की तरफ हम जा रहे हैं ना। फिर मंथ्स के बाद आ गया वीक्स, वीक्स के बाद आ गया हॉलीडेज, हॉलीडेज के बाद पार्ट ऑफ द डे। वीक्स कैसे, इन द लास्ट वीक, इन द नेक्स्ट वीक, इस तरह वीक्स हो गए। फिर हॉलीडेज, इन द समर हॉलीडेज, इन द विंटर हॉलीडेज, इनके साथ भी इन लगता है। फिर पार्ट ऑफ द डे क्या है, इन द मॉर्निंग। अब ये एक पार्ट ऑफ द डे है, इसके साथ भी आप लगाते हो इन। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ऑन। अब ये उससे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं, बड़े से छोटे का आना। वीक्स के बाद वीकेंड्स आ जाते हैं, वीकेंड्स जैसे ऑन दिस वीकेंड। डे अब एक स्पेसिफिक एक दिन है, वीकेंड्स के बाद हमारे पास डेज आते हैं, ऑन थर्सडे, ऑन वेंसडे, ऑन मंडे, तो उसके साथ भी ऑन लगता है। फिर आता है डेट ऑफ द मंथ। अब देखो यहाँ पे हमने मंथ किया था एक जनरल, बस एक मंथ की बात की थी। अब मंथ की कोई डेट के बारे में हमने बात कर ली तो आप लगाते हो ऑन, ठीक है, स्पेसिफिक डेट ऑफ मंथ। उसके बाद स्पेसिफिक डेज, जैसे कि ऑन माई बर्थडे, ऑन मदर्स डे, ऑन फादर्स डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब ये ख़ास दिन है, स्पेसिफिक दिन है, ठीक है, इनके साथ भी ऑन लगता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास हॉलीडेज विद डे। ये तो था सिर्फ हॉलीडेज, अब हॉलीडेज के साथ हमने डे लगा दिया, जैसे ऑन ईद डे, तो इनके साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। उसके बाद हम आते हैं मज़ीद नीचे ऐड की तरफ, और स्पेसिफिक होने जा रहे हैं हम, जैसे कि स्पेसिफिक टाइम ऑफ ए डे, जैसे होता है इसमें एट नून, एट डॉन। अब ये स्पेसिफिक टाइम है दिन का, तो इसके साथ हम एट लगाते हैं। फिर नाइट के साथ तो आपने एट ही लगाना है, लेकिन ये एक फ़र्क मैं आगे आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी कि नाइट, एक जनरली जब आप नाइट की बात करते हो ना, तो यू जस्ट यूज़ एट विद इट, लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक नाइट की बात करोगे ना, देन यू हैव टू यूज़ some other prepositions as well, वो मैं आगे आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी, बट जनरली कीप इन माइंड कि नाइट के साथ हमेशा ऐड लगता है। उसके बाद
टाइम ऑफ क्लॉक, ये क्या है, जैसे एट 9 o'clock, अभी मैंने आपको उसमें भी एग्जांपल दी, ये जो ऑफ वगैरह था ये एक प्रेपोजिशन था, तो इसको बताने के लिए वी यूज़ एट। उसके बाद आता है हॉलीडे विदाउट अ डे। अब ये आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे था हॉलीडेज विद डे। अगर हॉलीडेज के साथ डे आ जाए, जैसे ईद डे, तो आपने ऑन लगाया था। लेकिन अगर कोई डे हम ना यूज़ करें, हम खाली कह दें ईद, तो आप एट लगाते हो। जैसे वी आर गोइंग टू हुंजा एट ईद, तब आप ईद लगाओगे, लेके एट लगाओगे। और अगर आप कहो वी आर गोइंग टू हुंजा ऑन ईद डे, तब आप ऑन लगाओगे। ठीक है, इस तरह ये आपने डिफरेंस याद रखना है सेंटेंसेस में। वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे जिससे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये ऑन यहाँ लगेगा या एट लगेगा, या एरर्स फाइंड करने होंगे। उसके बाद ये तो हमारा टाइम का हो गया। अब हम आते हैं अपने प्लेस या स्पेस की तरफ। ठीक है, इसमें क्या है, अब इसमें भी सेम उसी तरह बड़े से छोटे की तरफ हम जाएंगे। इन, ऑन, एट में इन हम यूज़ करते हैं सबसे बड़ी चीज़ों के लिए, फिर ऑन, और फिर हम ऐड करते हैं। अब सबसे बड़ा क्या हो सकता है हमारे पास, वर्ल्ड या यूनिवर्स। इससे बड़ी प्लेस तो हमारे पास कोई नहीं है ना, तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं इन, जैसे इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंट। ठीक है, इन एशिया, इन यूरोप, इन ओशनिया, इनके साथ इन लगता है। फिर जियोग्राफिकल रीजन्स, जैसे इन द फार ईस्ट। फिर कंट्रीज़ में इन पाकिस्तान, इन पंजाब, in Lahore, cities, ये countries, provinces, cities, you're noticing the pattern कि हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। फिर neighborhood होता है कोई भी जगह जहाँ पे ये we live in this neighborhood, इसके साथ भी in लगाते हैं। Let's say I give you an example of DHA, कि that's a neighborhood, तो उसके साथ इन लगता है। अब इनक्लोज्ड स्पेस, कोई भी स्पेस जो बंद हो, जैसे हाउस, रूम, इसको इनक्लोज्ड एरिया कहते हैं ना, खुला ना हो चारों तरफ से, उसके साथ भी हम इन लगाते हैं, इन अ रूम। फिर इनक्लोज्ड ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट जो बंद है उसके साथ भी इन लगता है, जैसे इन द कार। फिर आते हैं हम, ये इनके हो गए ऑन। ऑन में रोड्स और एवेन्यूज, कोई भी रोड और एवेन्यू है, ऑन द 6th एवेन्यू, ऑन द कनाल रोड, लेट से लाहौर में होता है, तो उसके साथ आप ऑन लगाते हो। फिर आते हैं हम स्ट्रीट्स पे। रोड्स के बाद क्या आती है, उससे छोटा क्या होता है, स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या, ऑन 6th स्ट्रीट। फिर स्ट्रीट से छोटे होते हैं ब्लॉक्स, जैसे ऑन ब्लॉक बी। ठीक है, अपना एड्रेस बताते हुए आप ब्लॉक्स लिखते हो ना, तो उसके साथ ब्लॉक। फिर ओपन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब ये मैंने हाईलाइट किया था कि एक होते हैं ओपन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक है इनक्लोज ट्रांसपोर्ट। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओपन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बेसिकली वो होते हैं जिसमें यू कैन मूव फ्रीली अराउंड, जैसे बस होती है या एयरप्लेन होता है, इसमें यू कैन वॉक अराउंड, है ना, इसमें ऐसी जगह होती है। लेकिन गाड़ी में यू कैन नॉट वॉक, तो वो ओपन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होती, वो इनक्लोज ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब भी इनक्लोज ट्रांसपोर्ट, ये इस तरह के ट्रांसपोर्ट जिसमें यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट मूव फ्रीली, तो उनके साथ इन लगेगा। लेकिन जिसमें यू कैन वॉक एंड मूव फ्रीली, उनके साथ ऑन लगता है, जैसे बस, उसके साथ ऑन द बस लगता है। ठीक है, ये एक ओपन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जैसे ऑन द प्लेन, हम इन द प्लेन नहीं कहते, हम ऑन द प्लेन कहते हैं। ठीक है, आई बोर्डेड ऑन द प्लेन। ठीक है, इन द प्लेन नहीं आप यूज़ करते, आई एम ऑन द बस। उसके बाद है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैंने कॉम लिखा है कम्युनिकेशन को। जैसे ये रेडियो है, वी हैव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो दैट्स बेसिकली ऑन रेडियो, इसके साथ भी ऑन लगता है। फिर सर्फेसिस, कोई भी सरफेस है उसके साथ भी ऑन लगेगा, ऑन द फ्लोर। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसकी, ही स्पिल्ड सम कॉफ़ी ऑन द फ्लोर। एट, फिर एट होगा, ये बिल्कुल ही स्पेसिफाई अब हमने कर देने, स्पेसिफिक बिल्डिंग्स एट कॉलेज जैसे है। लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट टाइडी, ताकि एंड पे आप ना इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो और आपको ये याद रहें। स्पेसिफिक बिल्डिंग्स एट कॉलेज,
इसी तरह स्पेसिफिक लोकेशंस, कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन हो, जैसे एट करीम ब्लॉक, वो वाला ब्लॉक नहीं है जो हमने ये वाले ब्लॉक्स डिस्कस किए थे, बेसिकली एक स्पेसिफिक लोकेशन है, ये वाला ब्लॉक नहीं है, ये एक जगह का नाम है। तो जब भी आप स्पेसिफिक जगह की नाम लेते हो, आप उसके साथ ऐट लगाते हो। एड्रेस भी क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह है, बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो गया, वो तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, तो उसके साथ भी ऐट लगता है, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है, इन ऑन ऐट का सीक्वेंस किसके साथ इन लगता है, किसके साथ ऑन लगता है, किसके साथ ऐड लगता है, ये मैं आपको ना एक लेट मी जस्ट जूम इट आउट फॉर यू, ताकि आप इसको लिख लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो एक, ताकि आपके पास रहे, सेव्ड रहे, और इसको आप रिवाइज कर सको।